दर्शकों, आगाज, आवाज और अंजाम, ये तीन ऐसे गुण हैं जो नेता में होने ही चाहिए। आगाज इसलिए कि अगर वो किसी कार्य का आगाज करे तो उसे तब तक करता रहे जब तक वो उसके अंजाम तक ना पहुंचे। और आवाज इसलिए कि उस नेता की आवाज ऐसी हो कि जब वो गरजे तो पूरा जो प्रदेश है, जो देश है, उसकी गर्जना से वो कांप उठे। ऐसी शख्सियत के मालिक थे हमारे प्यारे नेता अमरनाथ वैष्णवी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, अब तो आपको याद भी हो गया होगा और ये आपको पता भी होगा कि 24 अगस्त को अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से। इसलिए जरूर आइएगा, आने की शिरकत कीजिएगा ताकि आप और हम अपने प्यारे नेता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और आपको ये भी अब याद ही हो गया होगा, द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि हम ये पूरा महीना अपने प्यारे नेताजी को डेडिकेट कर रहे हैं एज ए श्रद्धांजलि। और इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम आपको ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाएंगे जो नेताजी के साथ काम कर चुकी हैं, उनके प्रियजन हैं, उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता है उनका। और इसी कड़ी में आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं वो वैसे तो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। 90s की जब त्रासदी हुई थी वो डिविजनल कमिश्नर थे, फॉर्मली वो चीफ सेक्रेटरी थे जे.एन.के स्टेट के, और अभी रिसेंटली वो जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजय बकाया जी की। विजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू। विजय जी, बात करें नेता की, अमरनाथ वैष्णवी जी जैसे नेता की, आप उनके साथ कब जुड़े और कैसे जुड़े? ये इत्तेफाक है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इत्तेफाक था जी। कि अमरनाथ जी वैष्णवी, जिनका नाम हम सुनते आए थे जब से हम नौकरी में लगे थे, लेकिन देखा नहीं था। बिल्कुल। उनसे हमारी मुलाकात सन 1990 में हुई और ऐसे हालात में हुई जो कि बहुत कम हालात ऐसे हुए हैं दुनिया में कि एक बसी हुई कौम जो है, अमन पसंद कौम है, उसको अपने जड़ों से उखाड़ा गया और उसको मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी धरती को छोड़ के एक अजनबी देश में आके बसने लगे। ऐसे वक्त में मैं डिविजनल कमिश्नर था और मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था कि मैं इस तूफान को थमाऊं, क्योंकि 2, 2.5 लाख 3 लाख लोग आ रहे थे और मेरे लिए संकट का वक्त भी था कि मैं डिविजनल कमिश्नर था, एक अफसर था, और दूसरा मैं इस समुदाय का एक सदस्य भी था। बिल्कुल। तो जो आ रहे थे उनको भी पता था कि हाँ डिविजनल कमिश्नर है जो हमारे समुदाय का है, तो वो उसके पास जाएंगे तो ज़्यादा राहत मिलेगी। तो रात को, सुबह, दिन को हमारे घर पर ट्रकें आती थी, वो आता था। तो ये संकट था कि मैं डिविजनल कमिश्नर, एक अफसर का दायित्व भी और एक कम्युनिटी का सदस्य का दायित्व भी निभाऊं। तो इस दौरान ये जो है हमारे पास खबर आती रही कि हर इलाके से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से, गांव से, शहर से, और फिर ये भी इत्तला आती रही कि हमारे गीता भवन है यहाँ शहर के अंदर, वो जी एक अड्डा बन गया है। वहाँ पे हमारे वैष्णवी जी और 2-4 लोग बैठ के राहत का काम शुरू करने लगे हैं, चावल, आटा जितना हो सके, और वो कागज़ों पे राशन स्लिप बनवा रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, लिस्टें बनवा रहे हैं, कौन कौन है, बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा उनको मदद करती थी। तो उस दौरान हमने सुना अमरनाथ वैष्णवी जी हैं, हीरालाल चट्टा जी हैं, मोतीलाल मल्ला जी हैं, और भी लोग हैं, भूषणलाल जुच्छी भी हैं, और ये सब लगे हुए हैं जी माइग्रेंट्स के को राहत दिलवाने में। जी। तो अब क्योंकि मैं डिविजनल कमिश्नर था, यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी नहीं, तो सारा फोकस हम ही के ऊपर था। तो ये लोग आते थे हमसे, तो जब सबसे पहले वैष्णवी जी हमारे पास आए और उनके साथ 2-3
बाकी लोग थे, चट्टा साहब थे, मल्ला साहब थे। तो मैंने देखा कि एक शीतल स्वभाव के एक इंसान है, एक पगड़ी पहन के, एक अचकन है, एक चूड़ीदार पजामा है, उनके साथ हीरालाल चट्टा साहब हैं, वो हमें लगा ज़्यादा जोशीले हैं जी। और बाकी मल्ला साहब भी, वो भी जोशीले, लेकिन ये मुझे लगा कि ये एक जेंटलमैन है, लेकिन लीडरशिप का रोल इन्होंने संभाला हुआ है। और ये जो बैठे पहली बार मेरे दफ्तर में और मेरे से बात करने लगे, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत दूरंदेश आदमी है और गुस्से से परे हैं, और ये चाहते हैं कि पहले सबसे ये जो लोग उजड़ के आए हैं इनको राहत मिले। दूसरा ये कि ऐसा ना हो कि जिन्होंने इनको वहां से जबरदस्ती निकाला जी। उनकी वजह से सारे मुस्लिम समुदाय के लिए एक नफरत पैदा हो जाए, क्योंकि सब उसमें नहीं जुड़े थे। ये उनकी भावना थी कि इस वक्त मेरा दायित्व है कि ये कश्मीरी पंडित, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौकरी वाले, ये जो उजड़ के आए इनको किसी तरह से राहत मिले, लेकिन साथ में मैं इनको समझाता रहूं कि सब इसमें नहीं मुलविस थे, भाईचारा कायम रहे। लेकिन वो उस वक्त प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन जब हमसे प्राइवेटली बात करते थे वो कहते थे कि नहीं, सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं। बहरहाल मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। तो अब सवाल ये था कि साहब ये आए हुए हैं, इनको पता है जी, बच्चों का स्कूल खत्म हो गया था, नौजवानों के कॉलेज खत्म हो गए थे, भाग के आ गए थे, प्रोफेसर लोग तनख्वाह के बगैर थे, औरतें थी, उनको पता नहीं हमें क्या करना है, हमारे बच्चे छोटे हैं, दूध पिलाना है, उनकी परवरिश करनी है। बिल्कुल। और तो हमें याद है पुरानी मंडी में हमारा दफ्तर होता था डिविजनल कमिश्नर का, वहाँ पे लोग आए, बैठे रहे हमारे उसमें आंगन में, 10-15 हज़ार लोग होंगे कि हमको रिलीफ चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ करिए, हमको रहने का जगह नहीं है। जुच्ची साहब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बात करते थे कि इनको तनख्वाह नहीं है, इनको क्या करना है जी। तो धीरे धीरे पहले दिन जब ये हुआ तो हमको सारी मंजूरी लेनी थी, जगमोहन जी से लेनी थी, क्योंकि वो गवर्नर थे, चीफ सेक्रेटरी से लेनी थी जी। कि जो हम प्रॉमिस करते हैं इनको देने के लिए। तो ऊपर नीचे हम करते हुए, क्योंकि सीढ़ियों का सिलसिला था, तो हम एक पैकेज बनाए जी। वैष्णवी जी और बाकी ये जो हमारे सर्कल वर्कर थे, हीरालाल चट्टा जी, मल्ला साहब, जुच्छी साहब और काशकारी साहब, ये सब ऐसे लोग थे जो कि उनकी आवाज़ बन के हमारे साथ बात कर रहे थे। लेकिन ये मुमकिन, ये पैकेज इसलिए भी हुआ जी, क्योंकि उस दौरान नारेबाजी नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुआ, सिर्फ सुना गया एक दूसरे को, और एक बड़े मैच्योर तरीके से एक पैकेज बनी। 1000 रुपया कैश रिलीफ हुआ जी। आटा, चावल, चीनी मुफ्त देने का सिलसिला हुआ, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और टेंटेड कॉलोनीज बनाने की बात हुई। तो एक पैकेज बना। तो ये जगमोहन जी से वो मंजूरी लेके फ़ोन पे हमने अनाउंस किया। उसके बाद ये लोग उठे धीरे धीरे। फिर हमने देखा कि बच्चे जो स्कूल से आए हैं, नौजवान जो कॉलेज से आए हैं, उनको यहाँ के कॉलेज स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि रोल ऑलरेडी बहुत बड़ा है जी। तो इसलिए हमारे जो टीचर साथी थे जो खुद माइग्रेंट थे, खासकर जुच्छी साहब जैसे, बाकी और जो थे, सजेशन ये हुआ कि हम लोग इवनिंग स्कूल्स और इवनिंग कॉलेजेस खोलें जी। कि वही इमारतें हैं जिनमें कॉलेजेस दिन को लगते हैं, स्कूल दिन को लगते हैं, उनको शाम को इस्तेमाल करें कि ये जो माइग्रेंट्स हुए बच्चे हैं वो वहाँ पढ़े और जो माइग्रेंट टीचर्स हैं वो उनको पढ़ाएं, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये भी आप ये हर हिस्ट्री इस बात का एहसास करनी चाहिए। एक समुदाय की लेडीज खास तौर से इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर थी कि उनके बच्चों की परवरिश में ऐसा ना हो कि उनकी पढ़ाई में खलल अधूरी रह जाए।
तो वो इवनिंग कॉलेजेस में, इवनिंग स्कूलों में से बहुत बड़े बच्चे, छोटे बच्चे निकले, पढ़ के निकले, और आज वो सारे दुनिया में बिखरे हुए हैं। जी वो किसी से कम नहीं है, बिल्कुल नाम तो कमा रहे हैं। नाम कमा रहे हैं, और उनको आज के माहौल में फिट करवाने के लिए, उनका विजन बनाने के लिए प्रोफेसर सुच्ची जैसे लोग और उनके साथ ही जो प्रोफेसर थे, वो लोग जो जी पढ़ाते थे, वो जी जिम्मेवार हैं। जी बिल्कुल। तो इवनिंग कॉलेजेस खुले, इवनिंग स्कूल खुले, टेंटों में बसाया गया। जी हमारे पास टेंटों की कमी थी, कहाँ से लाते? कभी श्राइन बोर्ड से मांगे, कभी हमने, हमारे दोस्त थे कहीं, उनसे मांगे, आते गए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम देते गए। जी जो आया, जी और उसमें वैष्णवी जी ने हमें बड़ी मदद की, उनके साथ ही हीरालाल चट्टा ने मदद की, आइडेंटिफाई की, ये लोग हैं जिनको टेंटों की जरूरत है, इनको दीजिए। जी। तो हमारे पास तकरीबन 4,400 टेंट आए, अच्छा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने दिए। उसमें मदद हमें वैष्णवी जी ने की, चट्टा साहब ने की, मल्ला साहब ने की, ताकि ऐसा ना हो कि जिनको जरूरत ही नहीं है टेंटों की, वो उनको ले भी जाए। जी और हमने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके वो इलाकों में जमीन साफ की जहाँ पे घास उगी हुई थी, कंकड़ पत्थर थे शहर के बाहर, जहाँ हम टेंटेड कॉलोनीज बना सकें। जी वो इलाके आइडेंटिफाई करने में भी हमें वैष्णवी जी ने, चट्टा साहब ने, मल्ला साहब ने बहुत मदद की। जैसे हमने पुरखू में खोला, पुरखू मुट्ठी में बनाया, नगरोटा में बनाया, मिस्रीवाला में बनाया। तो इन इलाकों में ये लोग घूमते फिरते थे, देखते थे, हमें आते आके बताते कि वो जगह है, यहाँ ये जगह है, वो जगह है, और हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सफाई करते थे। वहाँ टेंट कॉलोनीज बनी, और टेंट लग गए, बिजली लग गई, पानी लग गया। तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलने लगी जी। उनकी पढ़ाई में। कोई दूसरा मसला था कि हमारे टीचर, इनकी तनख्वाहें, जी बहुत बड़ा मसला था बहुत ये। बड़ा जी मसला था, और उस वक्त और तो आमदनी थी नहीं। तो तनख्वाहें देने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी हमको, उनके सब नुमाइंदों के साथ मिलके, वैष्णवी जी के साथ मिलके। और इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोगों ने फ़ोन पे ही मनवा लिया उनको। अच्छा। कि तनख्वाह आप रिलीज कर दीजिए। ये भी एक अजूबा था कि आर्ग्यूमेंट तो ब्यूरोक्रेसी का यही था कि काम नहीं कर रहे थे तनख्वाह। जी बिल्कुल। लेकिन हमने कहा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्यूशन निकालना है इसका, और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है। जी तो वो तनख्वाह मिल गई इनको, फिर तनख्वाह चलती रही, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी राहत भी मिली। जी तो इस सारे में वैष्णवी जी हमारे साथ बैठते थे। अब धीरे धीरे वो हमें बात करते थे, हम प्राइवेटली भी बात करते थे। वो, मैंने देखा कि इतने शीतल स्वभाव के थे और इतने मैच्योर थे कि वो समझते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में है विजय बकाया, हमारी बहुत मदद करना चाहता है, लेकिन इसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो इसको ऐसा मजबूर न करें कि वो अपने हद से बाहर चला जाए और उसको पे कोई आँच आए। इस तरह की सोच उनमें थी, जो मैंने देखा। एक बार, अब कहने में संकोच नहीं है, हमें कहीं से आई इत्तला के साथ राशन कार्ड बहुत बन गए। किसी फैमिली के पास पिछले महीने 2 थे, अब 10 बन गए। तो हमने उस शख्स को बुलाया जो जिसने हमको मैसेज दी, वैष्णवी जी बैठे थे वहाँ। हमने उसको डांटा, हमने कहा देखिए, जो इनका मुआवजा है, जो इनके साथ हुआ है, उसका कोई मुआवजा नहीं जी। दोबारा मुझे मत लिख के भेजना कि राशन कार्ड 1 के बदले 10 बन गए। हम इस मुल्क को, इस त्रसिदी को संभालने के लिए जितना देना पड़े देना पड़ेगा जी। तो आप इसकी बात मेरे साथ दोबारा मत करो। अब मैं उसको डांट रहा हूँ तो वैष्णवी जी मेरी तरफ देख के बोल रहा, कश्मीरी में बोलते हैं वो, ये कुरुथी एक मगर सिमावा नहीं इनके सरकार में वही से के अच्छा मेदमस नाना वही शुभ हालात ही ये थे। अब क्या है करिए, आपकी भी फिक्र थी उन्हें सब। हाँ कि ये मगर ये कुरुथी है कि कश्मीर मगर ईमत क्या है, अगर जुई राशन कार्ड से तो द क्या बदे मजबूरन सोरे छु लुट्योमुत
जब है ही नहीं कुछ बचा ही इनके पास, तो बहरहाल ये एक पहलू था उनका। कई बार किसी को मकान नहीं मिल रहे थे, न किराए पे न हमने, हमारे साथ उन दिनों DIG साहब थे गोपाल शर्मा, जो बहुत ही हमदर्द थे और हमारे साथ बिल्कुल उनका दिली रिश्ता था। जो हम कहते थे सोचते थे उसका वो तायद करते थे, और हम लोग इकट्ठे होकर कर, मकान नहीं मिल रहे, लोग हमारे पास आए कि हमको मकान दो। अब हमारे पास मकान नहीं, टेंट नहीं, कुछ नहीं, किराए पे हम दे नहीं सकते थे। तो हमने देखा कि मुझे किसी ने बोला कान में कि साहब फला जगह तोपशेर खान में सरकारी मकान कुछ खाली है, तो क्यों ना उनमें इनको बिठाया जाए। मैंने कहा सरकारी मकान। फिर बहरहाल हमने आपस में मशवरा किया, हमने कहा आप बैठिए, जाइए बैठिए। वो आज भी अभी तकरीबन ओनर बने हैं, लेकिन हमको बड़ी डांट पड़ी अपने अफसरों से, ये क्या कर दिया। उस वक्त भी वैष्णवी जी का मुझे याद है, उन्होंने कहा ये क्या सब पुरुष है, ये क्या करा आपने। मैंने कहा हालात ऐसे हैं, हमको हम ना अपनी अपनी भी फिक्र करना। मैंने कहा वो सब करेंगे, इस वक्त प्रायोरिटी है। तो यो उस तरह के जेंटलमैन थे वो। और उनके साथी जो है जट्टा साहब, मल्ला साहब, वो तीन खास तौर से, और एम्प्लॉयज़ कम्युनिटी के ये जुच्छी साहब, जो जिन्होंने उनको एक तो तनख्वाह दिलवाने में बहुत आगे चल के काम किया, उनका इनकम टैक्स माफ़ करने के लिए काम किया, यहाँ से दिल्ली से, और खुद एक आधे कमरे में रहते थे। तो ऐसे लोगों ने, मैं समझता हूँ, एक बेमिसाल काम किया उस वक़्त, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिलती गई लोगों को, और जो गुस्सा सड़कों पे आके निकल सकता था वो गुस्सा थम गया, वो डाइवर्ट हो गया। और जो प्रायोरिटी थी एजुकेशन बच्चों की, उसकी तरफ ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ा कारनामा जो अमरनाथ वैष्णवी जी का है, जिसको आज याद करते हैं लोग, वो गए बाल ठाकरे साहब से मिलके गए, तकरीबन उनके सामने गिड़गिड़ाए और उनको कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे स्कूलों से निकल के आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको इस वक्त बड़ी मुसीबत है, तो हो सकता है कंपटीशन में न उतर पाए, तो इसलिए उनके लिए रिजर्व करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सीट्स दिलवाए। उसमें हमारे काव साहब थे एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने भी उसमें मदद की। लेकिन वैष्णवी जी ने ठाकरे साहब से महाराष्ट्र में ये करवाया, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, MBA, और यही मिसाल देख के बाकी स्टेट्स ने भी करना शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था, एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसके लिए वो वैष्णवी साहब को या आज के नौजवान जो सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उन्हें हमेशा पूछना चाहिए, याद करना चाहिए। तो सर, अभी आपने मेंशन किया कि माइग्रेशन के बाद टेंटों में रहे कश्मीरी पंडित, तो टेंटों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे सनस्ट्रोक हो गया, या कभी किसी सांप ने काट लिया, या किसी, जो ऐसे केसेस बहुत देखने को मिले। कभी भी आप सर आपसे डिस्कस करते थे, अमरनाथ वैष्णवी जी आपसे डिस्कस करते थे कि मतलब कितना दुख और दर्द उन्हें होता था इस बात से? ये देखिए ना, दुख और दर्द मुझे भी होता था जी, उनके जरिए मुझको पता भी लगता था जी, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हमारे तहसीलदार और बाकी अफसर तो बताते ही थे, लेकिन ये दिन रात घूमते रहते थे, टेंटों में जाते थे, लोगों से बात करते थे, तो हमको बताते कि फला जगह सांप ने डस दिया, फला जगह बिच्छू ने डस दिया, फला जगह एक बुजुर्ग हैं उनको हीट स्ट्रोक हो गया। अब कश्मीरी जो है और बाकी बुजुर्ग लोग जो ये उजड़ के आए, उनको तो उन्होंने इस तरह की गर्मी तो देखी ही नहीं। तो जब यहाँ पे गर्मी में वो बेचारे तपने लगे तो उन्हें हीट स्ट्रोक हुई। तो हम लोगों को फिर बैठ के सोचना पड़ा क्या करें। फिर हमने दिल्ली से सांपों के डसने के लिए जो एंटीडोट होता है, अच्छा, वो इलाज वो दवाई दी, वो जोनल अफसरों को दे दिया कि जहाँ पे खुदा न खास्ता इस तरह हो वहाँ इस्तेमाल कीजिए। हमने आइस स्लैब्स भिजवाए अपने अफसरों के जरिए जीपों में, जहाँ जहाँ की हमें लगा कि ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पे उनको दिया, इससे अपने को राहत दीजिए। तो ये कई बार वैष्णवी जी को मैंने भी जीप दी, मैंने कहा ये जीप लो, इसमें आइस स्लैब्स हैं, हमारे अफसर हैं, लेके जाओ जहाँ देना है। तो इस तरह का वो करते रहे। तो टेंटों में तो, लेकिन कितने 5-6 साल
टेंटों में रहे। जी। टेंटों में भी मैंने जैसे कहा साफ सुथरा होता था, बच्चों के पढ़ने की जगह अलग होती थी, पूजा की जगह अलग होती थी, और लिवित हो साथ, और खाना बनाने की जगह अलग होती थी। तो कश्मीरी पंडित ने अपनी वो स्वभाव को नहीं छोड़ा। उसने ये भरसक कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहा कि कोई उस पर उंगली ना उठाए कि तुम ये भिखारी बन गया, और उसने अपनी इज्जत से सिर ऊंचा करके इस तरह की एडवर्सिटी में से निकला। और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बेमिसाल कारनामा है। इसके बारे में दुनिया को पता नहीं है कि वो तूफान कैसा था, उस तूफान से किस तरह से उजड़ गए थे लोग जी। और उस तूफान को संभालने के लिए कैसे लोग आगे आए और किस तरह से बहुत हद तक उस तूफान को धीरे धीरे थमाया और एक वो माहौल वापस किया कि अब जो हुआ वो है, हो गया, अब आगे का चलना है। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी अगर अपने पैरों पे आज फिर से स्टैंड है तो वो अपने ज्ञान, अपने एजुकेशन की वजह से, क्योंकि चाहे जितनी भी उनको प्रॉब्लम आए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया। तो विजय जी, आज आप जब पीछे देखते हैं, पीछे अमरनाथ वैष्णवी जी को याद करते हैं, किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं और आज के बच्चों को आप क्या सीख देना चाहते हैं कि हम अपने नेता को कैसे याद रख सके? देखिए, जिन्होंने अपने नेता को देखा नहीं, बिल्कुल, सिर्फ उसके बारे में सुना है जी, उसके बारे में राय बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और बड़ा होते होते जब उन्होंने देखा ही नहीं है, उनके बारे में बहुत कुछ सुना होता है, कुछ ये सुना होता है, कुछ वो सुना होता है, तो उनकी धारणाएं बन गई उनकी। तो इनको इनके नेता के बारे में सही बतलाने के लिए आप ही जैसे ये जो वीडियो बना रहे हैं जी। और जो उनके साथ रहे हैं जी। उनके कारनामे जानते हैं, उनसे बातचीत करके आज के नौजवान पीढ़ी को समझाना चाहिए कि उनका क्या रोल था। कई बार वो लीडर तो थे, वो जहाँ भी थे, चाहे वो टीचर थे, लद्दाख में थे, कश्मीर में थे, या हमारे शीतलनाथ एक सिंबल था हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के एग्रेशन का, स्ट्रगल का। वो जिसको आवाज़ नहीं थी उसको आवाज़ देने वाले थे, आगे आगे आते थे। और एक बार, और मगर सेंसिटिव बहुत थे, एक टीचर थे, एक आर्ट टीचर। एक बार मैं बैठा था उनके पास घर पे, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं तस्वीर बनाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, आर्टिस्ट थे वो, आर्ट टीचर थे, आर्ट टीचर। तो कागज़ मैंने दिया, तो कागज़ पे उन्होंने जो तस्वीर बना के दी। मैंने कहा ये तो एक बहुत सेंसिटिव आदमी का एक कलम चला है। तो मुझे पता लगा कि अंदर से बहुत सेंसिटिव। उसी वजह से जब भी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो कभी भी इस भाषा को से नहीं बोलते थे कि वो किसी को कंडेम करें। उनको कंडेम ज़रूर करते थे जिन्होंने इस तरह की हरकत, लेकिन ओवरऑल जनरली वो एक रिकन्सिलिएशन की बात। इसलिए अमरनाथ वैष्णवी जी को हमारे जो अफसर थे, चाहे कश्मीर में हो या, बड़ी इज्जत से सुनते थे, उनकी बात में गौर करते थे, क्योंकि उनकी बात में वजन ज़रूर होता था लेकिन वो अंदर से होश नहीं होता था। तो वो भी एक खासियत थी। उनके साथ चट्ठा साहब थे जो बड़े जोशीले थे, जो अपनी बात बड़ी शिद्दत से करते थे, मनवाते थे। और ये एक कंट्रास्ट था वैष्णवी जी का। इन दोनों ने मिलके, मल्ला साहब, ये तीन एक आपस में एक अजीब व गरीब एक कॉम्बिनेशन था जिन्होंने उस वक़्त के हालात को संभालने में बहुत मदद की। विजय जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें बताने के लिए हमारे जो नेता थे उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे विजय बकाया जी, जिन्होंने थोड़ी आज और रोशनी डाली हमारे जो प्यारे नेता हैं उनके व्यक्तित्व पे, हमें और बताया उनके बारे में कि वो किस शख्सियत के मालिक थे। अब आपको तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ याद हो गया होगा कि 24 अगस्त को
आइएगा अभिनव थिएटर में, राइटर्स क्लब में 10:30 बजे, क्योंकि उस दिन हमारे प्यारे अमरनाथ वैष्णवी जी का 98th बर्थ एनिवर्सरी है। आने की शिरकत जरूर कीजिएगा, समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए किया है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और हमेशा से मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, अपने बच्चों को इस महान नेता के बारे में ज़रूर बताइए कि इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया है। और द राइट न्यूज़ की भी ये मुहिम है कि ये पूरा महीना जो है वो हम अपने प्यारे नेता को डेडिकेट करेंगे एज ए श्रद्धांजलि। बने रहे हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आखिर में एक बात और, जयकारा हर हर महादेव।